इस तरह के सवाल आएंगे इस साल, इस तरह के सवाल आएंगे इस वेलकम टू केल्विन। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं एक नई सीरीज और इस सीरीज का नाम है सवाल आएंगे इस साल। इस तरह के सवाल आएंगे इस, और नए सैंपल पेपर में हम कर चुके हैं सेक्शन ए को सॉल्व और आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी को सॉल्व। ठीक है, तो बच्चा लास्ट जो सेक्शन ए था उसमें मैंने बताया था कि 14 क्वेश्चन है, 14 में से 10 क्वेश्चन वीएसए है, वेरी शॉर्ट आंसर, और 4 जो क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन। और सेक्शन बी में देखेंगे कि आज क्या नया होने वाला है। बच्चों सीबीएसई ने जो है अपना जो पैटर्न है फिजिक्स का वो चेंज किया है, मैथ्स का और केमिस्ट्री का भी चेंज किया है। आपको उन सबकी जो है जो नया सैंपल पेपर भेजा है सीबीएसई ने वो हम प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हम आपको देंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीबीएसई सैंपल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करने वाला है आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो बच्चा सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है कि सेक्शन बी जो है आपका उसमें 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्लास में, मतलब जो लास्ट सेक्शन ए था वहां तक हमने 14th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 15th क्वेश्चन से 16th क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन बी होने वाला है। 15 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन आपका जो होने वाला है सेक्शन बी होने वाला है। बच्चों इसमें क्या है, आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों क्या है ये, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब आपको एक केस दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे और फिर देंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, आर कंपलसरी, और जो भी आपको केस स्टडी मिलेगी वो कंपलसरी है करना। ठीक है, नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। कंपलसरी का मतलब यही हो गया। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। क्या मतलब है बच्चा, आपको जो पैसेज मिलेगा, जो पैराग्राफ मिलेगा, उसमें जितने भी ऑप्शन दिए होंगे, बच्चा वैसे बता दूं 5 ऑप्शन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे हर पैराग्राफ से। कितने, 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 में से किन्हीं भी 4 को, एनी उसमें से कोई से भी 4 क्वेश्चन को आपने करना है। वो आपके मनपसंद की बात है, कोई से भी 4 करने हैं। 5 कर दोगे, 5 में से 5 कर दोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा मतलब जितना बोला है उतना ही करना है। अच्छा, अब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी समझ में आ गया। लास्ट टाइम में, लास्ट वाले सेक्शन में हमने सेक्शन ए समझाया था, तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न हुआ है चेंज, और चेंज पैटर्न में सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि पैसेज आ रहा है। अच्छा, तो बच्चा करना कैसे इन क्वेश्चन को, जब भी आप कोई पैसेज देखो तो सीधी सी बात है हर कोई क्या करता है, पैसेज पढ़ता है। ठीक है, पैसेज पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन की तरफ जाओगे, ये आपके क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके, तो कोई ऐसा कर सकता है कि अगर देखो बेटा फैराडे केज की बात करिए यहां पे, अगर तुम्हारा नोन टॉपिक हो, जानने वाला टॉपिक हो, नोन टॉपिक हो अगर, तो आप सीधा स्किप करके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है करना, मतलब कुछ बच्चों के लिए कह रहा हूं जो लगता है कि टॉपिक देख के वो आगे क्वेश्चन कर सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं आगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आता है तो कर दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पीछे आ जाओ। ठीक है, पर मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप प्रॉपर इनको पढ़ ले, एक बार पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस आगे पूछे गए हैं ना, जो क्वेश्चन आगे पूछे गए उनका आपको आइडिया लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक बार आपने क्या करना है, आपने एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जबकि पैराग्राफ दिया हुआ आप तो, ठीक है, तो चलो, तो क्या दिया हुआ है, अ फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मेटल। तो फैराडे केज जो होता है वो कंडक्टिंग मेटल से बना होता है, इतनी सी बात समझ में आई है। The fields within a conductor cancel out with any external fields। बोला है जो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है, the field within a conductor cancel out with any external field। मतलब एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करता है जो इंटरनल जो फील्ड है, बेसिकली जो फैराडे केज के अंदर जो फील्ड हुई है 0 हुई। ठीक, बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एनक्लोजर इज 0। फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, 0, ये आपको बता दी गई। ठीक है, अच्छा, तो वैसे मैं बता दूं आपको एक बात, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में फैराडेज केस के बारे में तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, फैराडेज की, अच्छा वहां नहीं पढ़ा होगा आपने, कोई बात नहीं, बट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में तो फैराडे केज के बारे में सुना ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। These Faraday cages acts as big hollow conductor। कैसे काम करते हैं, बड़े hollow कंडक्टर, अंदर से खाली होते हैं, कंडक्टर होते हैं। You can put things into shield them from electrical fields। आप फैराडे केज के अंदर कोई भी वस्तु रख सकते हैं उसको बाहरी फील्ड से बचाने के लिए। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए। एनी इलेक्ट्रिकल शॉक्स द केज रिसीव्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक केज को मिलता है, खांचे को मिलता है, पास हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज। अगर इसके आउटसाइड में
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक आता है तो उसके सरफेस से होता हुआ चला जाता है, इसके अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो इसका एक अपने एग्जांपल भी पढ़ा होगा बच्चों कि लाइटनिंग हो रही हो तो गाड़ी के अंदर बैठ जाओ तो आप पे बिजली नहीं गिरेगी, गाड़ी पे गिरेगी तो जो है आप बच जाओगे, शील्ड कर जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, वही फैराडे केज भी कहलाता है। चलो तो इतना पता चल गया, पढ़ लिया बेटा। पढ़ने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, ठीक है। और ऐसी कोई हार्ड इंग्लिश तो लिखी भी नहीं हुई है कि पढ़ के समझ में नहीं आए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ फैराडे केज? इनमें से कौन सी वस्तु को फैराडे केज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बताओ क्या है बच्चा? प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर, वुड। बेटा नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, कॉपर इज ओनली अ कंडक्टर। बेसिकली हमें क्या देखना था? कंडक्टर देखना था, तो कॉपर आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज, असली दुनिया में फैराडे केज का एग्जाम्पल कौन सा है? अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया। क्या है? कार है यार, कार है बच्चों, कार ही तो है, और क्या है? देखते ही आंसर है, ठीक है। प्लास्टिक बॉक्स, लाइटिंग रॉड, मेटल रॉड, नहीं बेटा, कार में बैठते हो, बिजली कड़कती है तो कहां छुपते हो? कार के अंदर छुप जाते हो, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग? अगर बिजली कड़क रही है और फैराडे केज के अंदर आप हो तो उसके अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड द फैराडे केज? क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड द फैराडे केज। मैं तो बच्चा कह रहा हूं ऑप्शन पढ़ो मत, क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग लगाओ कि फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है? 0। तो क्या आएगा आंसर? 0। बाकी ऑप्शन तो पढ़ना ही नहीं, फिर भी पढ़ लो, आप पढ़ना चाहते हो तो लिखा हुआ है, पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. क्या बोला है? एक Faraday cage के अंदर आपने क्या रख दिया? एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। आइसोलेटेड का मतलब यह है कि उसके आसपास कोई और चार्जेस नहीं। Its surface must have charge equal to, उसके सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? बेटा एक बात सुनो, Faraday cage क्या होता है? कंडक्टर हुआ, कंडक्टर है, उसके अंदर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो बेटा बाहर इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। कितना चार्ज यूज होगा? इंड्यूस होगा जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू चार्ज भी इंड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? बेटा बात सुनो मेरी, आपको बोला है कोई भी 4 क्वेश्चन करने, इसमें से दिए कितने हैं? 5 क्वेश्चन, करने कितने? 4। बेटा ये सेक्शन सबसे इजी सेक्शन होने वाला, आपको बता दूं मैं, सबसे इजी सेक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें से करना क्या है? आपने 5 क्वेश्चन करने, सॉरी 4 क्वेश्चन करने, पर आपने 5 दिए हुए हैं, तो बेटा मैं 5 भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक, ओके। अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए फैराडे केज इन द शेप ऑफ अ क्यूब, ठीक है, इन द शेप ऑफ ए क्यूब, सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। क्या बोला है? कि फैराडे केज जो है वो क्यूब की तरह दिख रहा है। कैसा है वो? क्यूब जैसा, क्यूब जैसा है, जिसका एज कितना है? 9 सेंटीमीटर का। इसके सेंटर पे आ जाओ बच्चा, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है? इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, कितना? 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब, कि कितनी इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी नॉर्मली, नॉर्मली कितनी पास कर रही होंगी? बेटा एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज रखा है बेटा? 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लिखेंगे? बाहर लीविंग द सरफेस, बेटा लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे बिना वैल्यू निकाले, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला? निकालने का बोला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। क्या होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली? क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चा? क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है? जी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोला है, बस भाषा बदल दी है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकालेंगे बेटा? 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 8.852 × 10⁻⁻12। तो बच्चा ये सॉल्व करके करीब करीब आएगा 0.22 × 10⁻, ये ऊपर चला गया तो +6, तो कितना हो जाएगा? 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसके अप्रॉक्स है बेटा? 2.20। अच्छा बेटा 2.20 ये भी और ये भी, बट हम ये वाला टिक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस से बाहर जा रही है, बाहर, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? 4 नंबर यहाँ पे आपने बना लिए, 4 नंबर आपने बना लिए। 5 क्वेश्चन करने में 5 नंबर नहीं मिलने वाले, इसमें से कोई भी 4 करने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ओके, स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आप कहां पढ़ चुके हो बच्चों, आपने पढ़ा होगा इसको रे ऑप्टिक्स में, ठीक है बच्चों। स्पार्किंग होती है, ठीक है, मतलब जो है आपका डायमंड जो होता है चमकता है। उसका डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पे अगर डायग्राम आप देखो तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। ये जो एंगल दिखा रहा है ये एंगल क्रिटिकल एंगल दिखा रहा है, और यहां पे हो रहा है TIR, क्या हो रहा है बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे ऑफ लाइट आई। यहां पे बेटा अगर ध्यान से देखो तो क्रिटिकल एंगल इतना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो लाइट TIR कर जाएगी, तो फिर यहां पे गई, फिर यहां से फिर TIR कर रही है। तो ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, डायमंड में जो लाइट्स है वो TIR करती है, ये आपको बता रखा है। ओके, अब क्या बोला है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेटा पैराग्राफ है पढ़ लेते। The total internal reflection of the light is used in polishing diamonds to create a sparkling brilliance. Sparkling brilliance क्या बोला है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका यूज किया जाता है डायमंड में, ठीक है, इन पॉलिशिंग, यूज्ड इन पॉलिशिंग टू क्रिएट अ स्पार्कलिंग ब्रिलियंस, ठीक है। आगे बोला है पॉलिशिंग द डायमंड विद द स्पेसिफिक कट्स, मतलब जो डायमंड को पॉलिश करते हैं तो उसमें कट्स होते हैं ना, काटा जाता है डायमंड को, कहते हैं कट करा जाता है। इट इज एडजस्टेड the most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence greater than the critical angle। बोला इस तरीके से कटिंग करी जाती है कि सरफेस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, लाइट एंटर करे तो उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ठीक है। हेंस दे सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली, जिससे वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगी, जैसा कि आप देख रहे हो। अल्टीमेटली कम आउट ऑफ डायमंड फ्रॉम द टॉप, दिस गिव्स द डायमंड अ स्पार्किंग ब्रिलियंस, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी और बाहर आएगी तो डायमंड चमकता है, इसलिए आपको चमकता दिखता है। दिस इज बेसिकली TIR का एप्लीकेशन है, जो आप लोग अपने रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा है, लाइट कैन नॉट इजिली एस्केप अ डायमंड विदाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, दिस इज बिकॉज, क्यों बेटा, लाइट जो है वो इजीली एस्केप नहीं कर पाती, ये लिखा है ना, इजीली एस्केप द डायमंड विदाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बिना मल्टीपल रिफ्लेक्शन करे लाइट जो है बाहर नहीं आती है। रीजन क्या है, इट्स क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर इज टू लार्ज, क्या उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, नहीं बच्चा, डायमंड में क्रिटिकल एंगल कम होता है। क्रिटिकल एंगल कम होगा तो लाइट जो इंसिडेंस करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ही TIR होगा। फिर से सुनो बच्चों, क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के तो लाइट TIR करेगी। इसका मतलब क्या है कि एंगल, क्रिटिकल एंगल जो है कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतने चांसेस है TIR के, तो क्या होना चाहिए आंसर, इट्स क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन होगा, उसको टच कर देना है, थम्स डाउन वाले बटन को टच नहीं करना है। और वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ डायमंड इज, कितना दिया हुआ है, 24.4 डिग्री। बच्चे यहाँ पे क्या है, ये डिग्री होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जो है हो जाती है टाइपिंग में गलती, तो कितना है, कितना दिया, 24.4 डिग्री। देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सुनिए, आपकी बुक में जो है ना टेबल्स दी होती है, तो CBSE क्या चाहते हैं कि आप उन टेबल्स पे भी एक नजर डालें। अगर आप अपने NCERT बुक में रे ऑप्टिक्स में जो ये टॉपिक है वहां जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट मिलेगा, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा कि क्रिटिकल एंगल डायमंड का कितना होता है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, ठीक है। पर मान लो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता वैल्यू, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम एक ट्रिक आजमा सकते हैं, ठीक है, एक लॉजिक आजमा सकते हैं। क्या है कि अगर क्रिटिकल एंगल उसका 24 है, मतलब क्रिटिकल एंगल, अभी हमने क्या देखा कि डायमंड में क्रिटिकल एंगल होना चाहिए कम, इट शुड बी टू स्मॉल। अगर क्रिटिकल एंगल कम होगा, अगर क्रिटिकल एंगल कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी वेरी वेरी लार्ज। ऑप्शन में सबसे ज्यादा लार्ज वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1.4, 1.4, 2.4, तो यही सही आंसर है। अब कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे, बड़े तेज बनेंगे, सर अगर यहां पे 3.4 होता या 3 होता या 5 होता तो ये आंसर नहीं होता। बेटा बात है ऐसी,
कि जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, जो जिस दिमाग माइंडसेट से दिया गया वो यही दिया गया है कि बच्चों को अगर वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, तो वो इस तरीके से आइडिया लगा निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर 5 होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तभी मैंने शुरुआत में ही एक बात कही, टेबल्स। ओके, टेबल्स, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो तो उसमें जो टेबल है, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन ए पे जाकर देख लेना बच्चों, ठीक है, वहां पे भी मैंने करा रखा है। तो क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये पैराग्राफ में नहीं दी हुई थी, ठीक है बेटा। द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबली कट डायमंड इज दैट। क्या रीजन है बच्चा? क्यों वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल करता है, क्यों इतना चमकता है वो डायमंड, क्यों चमकता है? क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है? नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए, यही तो पढ़ा। फिर क्या बोला? इट्स हैज ट्रांसपेरेंसी। नहीं बेटा, ये भी नहीं, इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, तभी तो उसमें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना क्रिटिकल, इतना टीआईआर होता है, और जो है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल करता है। चौथा क्वेश्चन बेटा 4 ही करने थे, इसमें से भी कोई भी 4 करने हैं आपने, कोई भी 4, और जो है आपका 5वां क्वेश्चन में चॉइस, ठीक है। तो बोला डायमंड इज इमर्ज इन अ लिक्विड विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वाटर। एक डायमंड को एक लिक्विड में डुबोया गया और पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि जो है देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, कि क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा पूछा है। नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्या डिक्रीज करेगी, क्या सेम रहेगी, क्या इंक्रीज करेगी। अब मेरे कुछ दोस्त होंगे यहां पे जो बोलेंगे कि सर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, पर मैं कहूंगा बच्चों थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो, ऐसे जज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि साइन आईसी विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बेटा डायमंड के लिए डी लिख रहा हूं, ठीक है, डायमंड। अगर हम डायमंड लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब इसका मतलब यह है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा बेटा, अगर मैं सेम सिचुएशन, सेम डायमंड, ठीक है, डायमंड को कहां इमर्ज करा? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिक्विड में, एक लिक्विड में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से भी ज्यादा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से भी ज्यादा है। हम पानी मान लेते हैं, अभी हम क्या मान लेते हैं कि पानी में डुबो दिया गया, तो 1/μ/d/w हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो बेटा क्या हो जाएगा? ये μ/d/w का मतलब क्या होता है? μd/μw। बेटा मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। अच्छा, इसको अगर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? μw/μd साइन आईसी। जितनी नॉलेज आपके पास है वो सारी नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं यहां पे बता रहा हूं। क्या देख रहे हो बेटा आप जी, क्या देख रहे हो? क्रिटिकल एंगल देख रहे हो। क्रिटिकल एंगल डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पे। मतलब अभी तुमने क्या लिया? अभी तुमने एक मटेरियल लिया, जो लिक्विड लिया, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है पानी से। अगर पानी से ज्यादा है, अगर पानी से ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए? सभी को बात समझ में आ गई होगी। यहां पे क्या कहना चाहता हूं मैं? यहां पे तो क्या कर रही है क्रिटिकल एंगल? बताओ मेरे को, क्या कर रही है क्रिटिकल एंगल? इंक्रीज कर रही है मेरे दोस्तों, इंक्रीज कर रही है। क्या बात समझ में आप लोगों को? क्या बात समझ में आ रही है? जितना मैंने यहाँ पे जो रामगाथा सुनाई है आपको, उसका मतलब ये है कि सीधी सीधी बात है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा करने पे, मतलब बेटा किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल लिक्विड में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसमें डुबोने पे क्रिटिकल एंगल बढ़ गया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The following diagram shows same diamond cut into 2 different shapes। एक ही डायमंड को 2 अलग अलग तरीके से काटा गया। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सर अलग अलग तरीके से क्यों काट रहे हैं? ठीक है, क्यों अलग अलग तरीके से काट के पैसा बर्बाद कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो कह रहे हैं, कर रहे हैं, इनकी मनमर्जी की बात है तो कर दिया, चलो कर दिया यहाँ पे। फिर क्या बोला है? द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इन द सेकंड डायमंड विल बी, द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इन द सेकंड डायमंड विल बी। क्या बोला है बेटा? दोनों का रे डायग्राम दिखाया हुआ है। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा भाई? सबसे ज्यादा में चमक किस में होगी? इसमें ये कोई पूछने वाला सवाल है? हाँ,
लेकिन पूछने वाला सवाल है, बताओ बेटा इसमें TIR ज्यादा हो रहा है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो कम चमकेगा ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या दिख रहा है यहाँ आपको, लेस देन द फर्स्ट, ग्रेटर देन द फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट, विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नहीं बच्चा, पहले वाले में ज्यादा होगा चमक, दूसरे वाले में कम होगी, तो लेस देन दी, क्योंकि हमसे क्या पूछा, सेकंड डायमंड में क्या ब्रिलियंस होगा, तो लेस देन दी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ सेक्शन बी जो CBSE ने प्रोवाइड किया था वो हमने प्रॉपर सॉल्यूशन किया। ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी के लिए चलते हैं, गुड बाय।